हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं 11th क्लास एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3, ठीक है। और चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, ठीक है। हम क्या कर चुके हैं, संविधान कैसे बना, किसने बनाया और संविधान के अंदर मूलभूत उसकी क्या चीजें हैं और उसका एग्जाम्पल था, उसके अंदर क्या है। भाग 3 और भाग 4 कर चुके हैं हम, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो आपका जैसे परिचय दिया जाता है, ठीक है। परिचय में इस बार मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ क्योंकि वो थोड़ी खास है। थोड़ा सा उसमें बताया गया कि स्टोरी टाइप है तो उसको जान लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा चैप्टर टफ तो नहीं बट हाँ जान लेना चाहिए फिर भी, क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक सिंपल सी स्टोरी है, जैसे कि शतरंज का खेल होता है, तो उसमें अगर आपने खेला हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि घोड़ा ढाई चाल चलता है, हाथी सीधा चलता है, वजीर जो रानी है वो किसी भी कोई भी चाल चल सकती है, और ऐसे प्यादा एक चाल चलता है, इस तरह से, ठीक है। तो उसके रूल्स हैं, और किसी भी खेल के रूल अगर बदलते जाए तो वो खेल बदल जाता है, उसका एंड बदल जाएगा, उसका समीकरण बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, अगर कोई अंपायर क्या हो, निष्पक्ष सही निर्णय ना दे तो गेम चीटिंग में हो जाएगी और वो कुछ भी रूप ले सकता है वो खेल। तो ऐसे, तो एक ये एग्जांपल है, मैं बताऊंगी ये क्या है ना। तो ये है, तो अब लास्ट लाइन है इसकी। तो इसीलिए कोई भी मशीनरी काम करती है, लोकतंत्र काम करता है, तो उसमें चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कोई भी लोकतंत्र की कड़ी अगर हम कहें, या किसी लोकतंत्र को एक खेल बता दें, तो उसके नियम चुनाव हैं। चुनाव किस तरह से होंगे, चुनाव कौन करवाएगा, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि लोकतंत्र जनता का तंत्र, ठीक है। लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, इनडायरेक्टली वे में, बट चलाया जाता है उनके द्वारा। तो उसमें ऐसे प्रतिनिधि चुने जो जनता ने चुने हों, और जो रियल में वही, उसमें कोई घालमेल ना हो, कोई बीच में अपना अपना कुछ समीकरण तय ना कर रहा हो, है ना। अंपायर उसका कैसा हो, निष्पक्ष हो। तो ऐसे, तो यही बात है। तो नेक्स्ट इसका पैराग्राफ है जो बताता है चुनाव तथा प्रतिनिधि के बारे में संवैधानिक प्रावधानों में के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में क्या जानेंगे वो देख रहे हैं, ठीक है। संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, हम उसके महत्व और चुनाव करवाने का निष्पक्ष समीकरण मशीनरी जानेंगे। चुनाव का महत्व क्यों है, चुनाव का बहुत महत्व है। उसी से पता लगता है कि लोकतंत्र कितना क्या हुआ है, सफल हुआ है। अगर चुनाव ही ठीक नहीं है तो हम कह देते हैं कि मतलब दोबारा चुनाव जैसे होते हैं, तो हाँ, अगर चुनाव ही ठीक नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र देश है, वो लोकतंत्र देश नहीं है, ठीक है। वो तानाशाही देश है, या जो भी मर्जी कह लो, बट वो लोकतंत्र देश नहीं ही है, ओके। अगर उसके चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो भरोसा नहीं है किसी चुनाव प्रणाली में, अगर हमें तो कि किस तरह से, तो मशीनरी में उसकी हमें गड़बड़ लगी है, तो है ना। तो और चुनाव करवाने की निष्पक्ष मशीनरी, ठीक है। संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर पता चलेंगे कि संविधान जो संविधान में जुड़ा हुआ उसे संवैधानिक कहते हैं, संवैधानिक प्रावधान। तो हमारे चुनाव की प्रक्रिया जो है किस तरह से होंगे, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा, प्रधानमंत्री सीएम का चुनाव किस तरह से होगा, तो हर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वो संवैधानिक है, संविधान में पहले से ही मेंशन है, तो उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसमें इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधन करने के लिए जो तरीके, कुछ प्रावधान होते हैं, ठीक है। जैसे संशोधन किया गया, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि 44 संपत्ति के अधिकार को संशोधन करके उसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, तो 44 अमेंडमेंट हुआ। वो जो संशोधन होता है, उस संशोधन की क्या प्रक्रिया, किस तरह से संशोधन होता है, वो भी जान लेना है, इस चैप्टर में बताएंगे आपको, ठीक है। संशोधन कैसे होता है, ऐसे ही कोई चीज़ चेंज नहीं हो जाती है, हमें लग रहा है वो चीज़ गलत है, बट क्या पता औरों को लग रहा है वो चीज़ सही है, तो एक तरीका होगा ना उसको चेंज करने का, क्या वो चेंज करनी चाहिए, तो किस तरह से चेंज होगी, वो प्रक्रिया क्या है। तो इस अध्याय में हम यही देखेंगे, ठीक है।
जैसे पॉइंट्स बताए गए हैं। चुनाव की विभिन्न विधियां किस तरह से हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग। इजराइल का एग्जाम्पल दिया गया है आपके इस बुक में कि वो क्या अपनाता है, कौन सी विधि है उस चुनाव पे, और हमारे देश में कौन सी है वो बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है अपने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषता, कि उसकी क्या विशेषता है और हमने इसे क्यों अपनाया, ठीक है, क्यों अपनाया और किन कारणों से अपनाया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के प्रावधानों का महत्व, चुनाव सुधार पर होने वाली बहस, ये भी देखेंगे हम। तो जो आपका पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है चुनाव और लोकतंत्र। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, इसमें 2 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है ये टॉपिक आपका। क्या बिना चुनाव के कोई लोकतंत्र कायम रह सकता है, ये बताइए, इसका आंसर भी है। ठीक है, तो क्या बिना चुनाव के कोई लोकतंत्र कायम रह सकता है? मेरे लिए अगर इसका अभी समझेंगे, बट मेरे लिए इसका आंसर है नहीं। बिना चुनाव के लोकतंत्र का क्या मतलब है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? इसका आगे देखेंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं जो आपकी बुक में है। एक रो में दिया गया है, दूसरी रो में दूसरा आंसर है। तो पहला है, ठीक है, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, है ना, ऐसे ही तो होता है ना, मैं अपने प्रतिनिधि को चुनती हूँ। और क्या होता है, मैं अपने अगर प्रतिनिधि को चुन रही हूँ और मुझे लग रहा है उसकी वो जीतेगा क्योंकि उसकी लोकप्रियता इतनी है, जो भी वो अच्छा व्यक्ति है, गुंडा नहीं है और क्राइम में उसका कोई हाथ नहीं है, वो लोगों के लिए काम करता है निष्पक्ष होकर, तो मुझे लग रहा है कि हाँ वो जनता उसी की ओर रुझान है उसका, तो वो जीतेगा। बट वो नहीं जीतता या कुछ होता है। तो चुनाव इतने इम्पोर्टेंट हैं अपने देश को चलाने के लिए, निष्पक्ष रूप से वो कैसा है, चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इसमें वो जनता के लिए क्या करते हैं, जनता के लिए निर्णय लेते हैं, नीतियां बनाते हैं, तो इसीलिए, है ना, तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसके दोनों रूप हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। चुनाव चुनने के, हम चुनाव करते हैं किसी का, तो उसके दोनों पहलू हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, चुनाव के 2 हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया प्रत्यक्ष कैसे, जिसमें हम डायरेक्ट चुनाव दे रहे हैं, हम डायरेक्ट वोट कर रहे हैं किसी को। ठीक है, वो तब था जब क्या होता था, बहुत सीमित समाज था, बहुत छोटी जनसंख्या के लिए था डायरेक्ट जहाँ पे हम वोट करते हैं। जैसे पंचायती राज में बिल्कुल डायरेक्ट वोट है, ये बंदे लड़ रहे हैं, उसी गांव में वोट हुए, ठीक है भाई, है ना, तो वहां पे डायरेक्ट वोट का सिस्टम है, वो डायरेक्ट कहा जाता है, पंचायती राज को डायरेक्ट है। बट और हम सीएम के लिए या फिर प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए नहीं वोट करते, वो इनडायरेक्ट वोट सिस्टम है ना। बट चुने गए हमारे ही हैं, क्योंकि हमने अपने क्षेत्र से जिन प्रतिनिधि चुना वो आगे जाके उनको चुनते हैं, तो ऐसे ऐसे क्रम से चलता है। तो ये है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली वे में है वो। नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल दिया गया है जैसे डायरेक्ट का, जैसे पुराने जमाने में यूनान में था नगर राज्य, यहाँ पर डायरेक्ट होते थे। ठीक है, बहुत लोगों के लिए स्थानीय सरकारें, जैसे स्थानीय मैंने बताया, विशेष ग्राम सभाएं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जहाँ पे छोटे से लोग हैं। फिर बताइए, परंतु अगर लाखों लोगों की जनसंख्या है, वहां पर डायरेक्ट हो जाना बहुत टफ हो जाता है, थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए वहां पे इनडायरेक्टली प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, इसलिए ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, व्यवस्था में नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है, जो देश का शासन तथा प्रशासन चलाने में सक्रिय रूप भाग लेते हैं, तथा इन प्रतिनिधियों को चुने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। सिंपल है, किसी को हम चुन रहे हैं तो उसे चुनाव और निर्वाचन कहते हैं, ये है। हाँ, तो हमने इसमें ये थोड़ा सा समझा है कि बिना चुनाव के लोकतंत्र नहीं है और उसका अपना एक महत्व है लोकतंत्र को कायम रखने का, है ना, यही है। चूंकि हम इस व्यवस्था के सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचन
प्रतिनिधि के माध्यम से लिए जाते हैं। हमारे जितने भी निर्णय, हमारे जितने भी कुछ काम होते हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, हमारे लिए बनते हैं। तो इसीलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव किस तरह से हो रहे हैं, उनका चुनाव किस तरह से हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? इसका आंसर है कि एक वो दिया गया है कि कुछ कुछ देशों में क्या होता है कि लोकतंत्र मतलब चुनाव करवाए जाते हैं, बट वो चुनाव ऐसे होते हैं कि वो बहरूपी चुनाव होते हैं, दिखा रहे हैं अपने आप को, शो कर रहे हैं हम लोकतंत्र देश हैं, बट अंदर से ऐसा नहीं होता। जैसे इसका एग्जांपल है चीन, वहाँ पे एक पार्टी है और उसी पार्टी के 2 मेंबर मतलब हैं, उनमें से चुनना है आपको। तो उससे क्या, एक पार्टी का एक ही रूल होता है, ठीक है, तो वो तो वही करेगा। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र देश है? नहीं है ना, लोकतंत्र देश तो नहीं है, तो नहीं है। तो ये बताया गया है इसमें। तो बिना लोकतंत्र चुनाव हो रहे हैं, झूठ मूठ के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, तो हाँ हो सकता है ऐसा, बट हाँ उसे लोकतंत्र देश नहीं कह सकता। वो हमें पता, उनको ही पता, पूरे वर्ल्ड को पता है, ऐसा है। किसी देश में चुनाव को लोकतंत्र ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए ये बताया गया है। जैसे फर्स्ट बताया गया है, क्या है, कौन व्यक्ति मत देने के लिए योग्य है। इसके ये तय होता है हमारे लिए क्या है, हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार है, बस वो क्या हो, बालिग हो, नाबालिग ना हो। 18 वर्ष तय की गई है, पहले 21 थी, फिर राजीव गांधी ने 18 वर्ष कर दी, तो 18 वर्ष आज की डेट में, ठीक है। कौन व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य है? जो चुनाव लड़ेगा उसकी क्या योग्यताएं हैं, है ना, तो उसकी योग्यताएं हैं तो वो बताया गया है, संविधान में बताया गया है। थर्ड है, चुनाव की देखरेख कौन करेगा? तो चुनाव आयोग करता है, तो उसकी देखरेख कौन करेगा? उसके लिए कमेटी मतलब एक मशीनरी तैयार करी गई है, एक संस्था बनाई गई है और वो बहुत निष्पक्ष संस्था है। आगे में अब मतदाता अपने प्रतिनिधियों को कैसे चुनेंगे? चुनने की प्रक्रिया क्या है? अब तुम्हें लगेगा चुनना क्या होता है, ऐसे जिसको हमने पसंद किया, उस जिसके ज़्यादा वोट पड़े वो जीत गया। नहीं, अलग अलग प्रक्रिया है, इसके एग्जाम्पल भी दिया गया आपकी बुक में, तो वो बताएंगे, ठीक है। मतगणना कैसे की जाएगी और प्रतिनिधियों को का चुनाव कैसे होगा? तो ये मतगणना मतलब टोटली कैसे किया जाएगा, जो चुनाव जो वोट पड़े हैं उनको, और प्रतिनिधि कैसे चुना जाएगा वो, ठीक है, ये हम देखेंगे आपकी बुक में, ठीक है। तो क्या है ये है। तो अब हम भारत की चुनाव व्यवस्था के बारे में देख रहे हैं कि भारत की चुनाव व्यवस्था कैसी है और वो किस प्रकार से काम करती है, ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है पंचायत, प्रत्यक्ष में पीएम, प्रेसिडेंट और सीएम, ये आ जाता है, ठीक है। तो भारत की चुनाव व्यवस्था किस प्रकार से है, इसमें भी कुछ सवाल किए गए हैं। जैसे बीच में ही सवाल है, क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है अथवा सब कि इसे संविधान में लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि सिंपल तरीके से नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से नहीं हो सकता। इसकी चुनाव व्यवस्था लिखना पड़ा ताकि कुछ घालमेल ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसका एग्जाम्पल है आपकी बुक में दिया गया है, खुद करें और खुद सीखें। ये सेकंड वाला है, खुद करें खुद सीखें, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आपकी क्लास में कुछ बच्चों के लिए हमें वोट करना है, उनको मॉनिटर बनाना है, जो भी कह सकते हो। तो पहला उसका तरीका बताया कि कैसे चुनाव होंगे, कैसे आप मॉनिटर चुनेंगे। प्रत्येक एक वोट दे सकता है, जितने भी स्टूडेंट है वो बंदा एक वोट दे सकता है। जिन 4 बच्चे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मतलब अधिकतम वोट मिले उन्हें चुना जाएगा। सिंपल, सबसे सिंपल यही है। फर्स्ट ये वाला टाइप है। सेकंड टाइप क्या है, प्रत्येक छात्र के पास 4 वोट होंगे। वो चाहे तो एक ही प्रत्याशी को 4 वोट दे दे, या 4 वोट दे मतलब अन्य को 4 वोट दे दे। जिन 4 छात्रों में से अधिक वोट मिले वो होगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है, एक व्यक्ति को 4 वोट मिले। थर्ड क्या है, थर्ड है वरीयता के आधार पर। वरीयता इन द सेंस 4 कैंडिडेट खड़े हैं,
उसका नाम रखते हैं कुछ, आशु, अभी, ठीक है, विशु, दी, ऐसे कुछ कर लेते हैं, है ना। अब वरीयता के आधार पे इन्हें मतलब करवाना है। दीपू पे वाली बात है ना, वरीयता के आधार पर जितवाना है। कैसे वोट डलेंगे वो ऐसे, मुझे फर्स्ट नंबर पर ये पसंद है, अभी पसंद है फर्स्ट नंबर पर, ये फर्स्ट आ गई। सेकंड नंबर मैं इसको दूंगी, थर्ड नंबर मैं इसको दूंगी, फोर्थ नंबर मैं इसको दूंगी। ऐसे करके मैंने वरीयता करी। एक के बच्चे ने, एक छात्र ने ऐसे वोट दिए, पहले छात्र, दूसरे छात्र ने कुछ भी, पहला नंबर इसको दे दिया, दूसरा नंबर इसको दे दिया, तीसरा चौथा, ऐसे ही इस आधार पे। तो जिसको जिस वरीयता के आधार पे वोट मिले, टोटल करा जो भी, हमें लगा कि भाई इसको एक ज्यादा मिले, इसको 2, फिर 3, 4 ऐसे मिलते जाएंगे। तो इसकी वरीयता देख लो कितनी ज्यादा है सब बच्चों में, इसको एक मिल रहा है, तो ये जीत जाएगा वरीयता के आधार पे। वरीयता के आधार पे कहाँ पर होता है, प्रेसिडेंट में होता है, राष्ट्रपति में होता है, वहाँ पे ऐसे होता है, वरीयता के आधार पर दिया जाता है। तो ऐसा है। तो देख लो कितने टाइप्स हैं चुनने के भी, एक सिंपल, एक को 4 वोट दे दी, एक को वरीयता के आधार पे। तो इसीलिए लिखा गया किसको कैसे चुनना है ना, किसको कैसे चुनना है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। अगर सिंपल होगा तो नहीं पढ़ते, इसमें पढ़ने वाली बात है, वोट कर दिए, जो जीत गया। नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन है, क्षेत्र के आधार पे सांसद, अलग अलग चीजें, तो फिर टफ है थोड़ा, है ना। इतना टफ मगर आपकी बुक में नहीं दिया गया, 11वीं क्लास में इतना टफ नहीं आता, आगे जाके आएगा। बट 11वीं क्लास के हिसाब से थोड़ा सा वैसा लगेगा समझने में, क्या है ये, क्यों आ गया, थोड़ा सिंपल से अलग है, ठीक है। तो इसीलिए दिया गया है आपके संविधान में कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ऐसे कुछ चुनाव की प्रक्रिया ऐसी है कि क्या होता है, हमने आपको समझ में आएगा कि हमने इसको क्यों चुना है, क्योंकि कुछ ऐसी पद्धतियां हैं कि वो बहुसंख्यक को हेल्प करती हैं, कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो अल्पसंख्यक को हेल्प करती हैं, कुछ जो वहां पे बहुसंख्यक है उस दल को हेल्प करेंगी। पद्धतियों के आधार पे तो हमें पता है हमारी इतनी डाइवर्सिटी है और इतना ऐसा देश है, तो इस आधार पे हमने वो चुना है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट रियल में जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये पद्धति हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट थी, क्योंकि हमारे देश इसी के आधार पर हेल्प कर सकता था चुनाव की प्रक्रिया में, और सब बराबरी से आ सकते थे। तो ये चुना इसलिए हमने, ठीक है। बहुत मशक्कत के साथ, बहुत स्टडी के साथ चुना गया है कि हमारी देश की कौन सी प्रक्रिया होगी हमने अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आगे जो सबसे आगे वही जीते, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें समझ में आ गया होगा, जो सबसे आगे वही जीते, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही जीतेगा, चाहे वो कितने ही देशों से जीत रहा हो, चाहे 0.1 से जीत रहा हो, ऐसा तो होगा नहीं, मेंबर तो एक ही होगा, बट मैं बता रही हूँ जो सबसे आगे वही जीते, चाहे कितनी ही, चाहे पूरे देश में सारे लोगों ने नहीं, किसी ने वोट नहीं किया, किसी को वोट करना नहीं, किसी को भरोसा ही नहीं, किसी, है ना, बस 2 ही लोगों को भरोसा है, 2 लोगों ने वोट किया और दो बंदों ने एक ही बंदे को वोट किया, मतलब अरविंद केजरीवाल को ही वोट किया 2 बंदों ने। तो अरविंद केजरीवाल ही शासन करेगा, वही हमारी नीति बनाएगा, चाहे भले इतने लोगों ने वोट नहीं किया, डजंट मैटर, मत करो वोट, तुम्हारे लिए नीतियां बनेंगी और भुगतो, फिर बोलोगे कि ये ऐसा वैसा, तो वोट करने क्यों नहीं गए, किसी और को लेके आते हैं। मतलब एक बात बता रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे डिसाइड करते हैं, वोट देने नहीं जाएंगे, अरे यार ये कोई काम नहीं करता, काम करेगा क्यों, दूसरा कैंडिडेट लेके आए तुम चाहते वोट करने, या फिर बोलेंगे कि हमें कोई कैंडिडेट नहीं पसंद, तो फिर खुद आओ, खुद राजनीति में और फिर खुद बदलो, वो भी नहीं करना ना, है ना। तो ऐसा है। तो पहला किन्ना टाइम का वो दिया गया है, पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत मिले, ठीक है। तो ये बताया गया है 1984 में हुआ था 543, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, संख्या है। 543 में से कितने वोट मिले थे, वोट नहीं सीट, कितनी सीटें मिली,
सीटें, ठीक है, इतनी सीटें मिली, तो इतने में से इतनी सीटें, कितनी सारी सीटें मिली हैं, थोड़ी बहुत तो सब पार्टियों को मिली ऐसे टाइप। तो ये मतलब 80% बताया, 80% से अधिक सीटें मिली हैं उन्हें, ठीक है। तो ये टाइप की हमारी वो है सफलता, कभी ऐसी नहीं मिली थी, वो परिणाम आया। तो अब ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा क्या सीटें ऐसे, तो ये कह रहे हैं कि 3/4 सीटें मिली। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 भारतीयों में से 4 ने क्या करा, कांग्रेस को वोट दिया, है ना। अगर हम ऐसे, तो क्या हुआ, 5 में से 4 ने किसको वोट किया, कांग्रेस को वोट किया। क्या ऐसा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। नीचे दी गई तालिका दी गई है, उसमें से बताया गया है, जैसे तालिका में क्या दिया गया है, कांग्रेस को दिया गया है वोट पड़े 48% और सीटें थी 415, ठीक है। ऐसी भाजपा को बताया गया है सीट 2 मिली और वोट मिले 7.4। तो ये क्या आधार है, ये किस चीज पे है, तो ये बताना चाहती हूँ मैं आपको कि ऐसा क्यों हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसकी तालिका के नीचे फर्स्ट पॉइंट है, ऐसा इसलिए हो, इस विधि से संपूर्ण देश, जो हमारा पूरा भारत है, देखो मुझे भारत बिल्कुल बनाना नहीं आता, इसलिए मैं गोला बना देती हूँ, क्यों समझ लो। ठीक है बहुत ही बुरा बना है, बट प्लीज सपोज ये भारत है, देखिए हमारे भारत पे ये ऐसा नहीं है, बट हम मानते हैं ऐसा है हमारा भारत, ये नहीं है। आधा पाकिस्तान पे, आधा चीन पे, चीन अपने में दिखाता है, पाकिस्तान अपने में दिखाता है, और हम अपने में दिखाते हैं, पर वो नहीं जाते हैं। बट हमारे पास नहीं है, ये सच है। यहाँ पे पाकिस्तान की सेना है, यहाँ पे चीन की सेना है, हमारी सेना यहाँ पर सियाचिन इस साइड है, यहाँ पे हमारी सेना खड़ी है, बट हम दिखाते हैं कि इन्होंने हमारा कब्जा किया हुआ है, सब तीनों देश दिखाते हैं, ठीक है। बता देती हूँ ऐसे ही, हम देख के कैसे खुश हो जाते हैं, है नहीं हमारे, ठीक है। चलो, तो हमारा देश क्या है, निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है, और वो किस आधार पे था, बताया था ना पिछले चैप्टर में, जनसंख्या, मैंने बताया था, अंग्रेज करके गए थे, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। तो हमारा देश इतने देशों में बटा हुआ है, ऐसे 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 करके ना 543 हो गए, ऐसे जो भी, तो इतनी सीटें हैं हमारे देश में। एक सीट से एक ही बंदा चुन सकता है। अगर समझ लो दिल्ली ये है, दिल्ली में दिल्ली के कैंडिडेट समझ लो 7 है, कैंडिडेट अलग अलग पार्टी से खड़े हैं, ठीक है, 7 या 5 या 3 तो भी, बट चुना तो एक ही जाएगा ना, सीएम तो एक ही बनेगा, चुना तो एक ही पार्टी को जाएगा, एक ही उसको होगा, फिर वो पीएम बनेगा, ऐसे रही। तो जितने भी हैं उसे चुना एक ही बंदा जाएगा, चुना एक ही जाएगा। उस निर्वाचन क्षेत्र में से प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, उसे निर्वाचन घोषित कर दिया जाता है। कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट मिले किसको, किसी भाजपा को मिल गए, ठीक है। इसमें यहाँ पे कम मिले, ऐसी सब जगह कम 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 मिले, तो उसके वोट रेट कम हो जाएगा। यहाँ पर भले इसकी सरकार बन गई, यहाँ पे ज्यादा वोट मिले उसको, बट और ज्यादा तो कम है, ऐसा होता भी है ना, कांग्रेस जैसे कहीं कहीं है, तो वहां पे ज्यादा मिले इसलिए वहां पे उसकी सरकार ऐसे रहे, तो यही है इस टाइप में, ठीक है। तो इस प्रणाली को हम कहते हैं फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, जो जिसने पहले खंबा छुआ उसी वही जीता, है ना इसको, तो सबसे आगे वही जीते, और इंग्लिश में इसको ये कहते हैं। और इसको एक और नाम है जो हिंदी में है, जो बिल्कुल पॉलिटिकल में जैसे होते हैं, बहुलवादी व्यवस्था, सॉर्ट ऑफ है, बहुलवादी व्यवस्था इसे कहते हैं, ठीक है। जो सबसे आगे वही जीते, जिसको ज्यादा वोट मिले वही। और 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन सीटें कितनी है, तो 543, ठीक है, ये ऐसे है। तो यही है आपका आज का। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे समानुपाती प्रतिनिधित्व, ये किसके लिए
यूज होता है ये मैं बताऊंगी। इस हमारे देश में 3-4 प्रणालियां हैं, एक प्रणाली नहीं है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रणाली है। तो पहले आप ये प्रणाली समझ लो, बाद में पता चल जाएगा कि ये किसके लिए है, ठीक है। पहले हमने करा जो सबसे पहले वही जीते बहुलवादी व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समानुपातिक प्रणाली, ये थोड़ी और टफ है समझने, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। और एक बच्चा क्या कहता है, यह तो बड़ा भ्रम पैदा करने वाला है, इस व्यवस्था में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सांसद या विधायक कौन है, यदि मुझे कोई काम कराना है तो मैं किसके पास जाऊंगा। थोड़ा है भ्रम में, थोड़ा लग रहा है, बट जब आप इसमें घुसने लगोगे, इसको समझने लगोगे तो आपको समझ में आएगा। 11वीं क्लास में थोड़ा लग रहा है, जब आप और पॉलिटिकल साइंस में आओगे और उसकी चीज़ों को समझोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा सब कुछ। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मिलेंगे हम, और अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। और नेक्स्ट मैं इजराइल भी पढ़ाऊंगी आपको, एग्जाम्पल भी दूंगी इजराइल का, तो इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी इजराइल बहुत उसमें रहता है आजकल चर्चाओं में, ठीक है। तो हम जरूर करेंगे। एंड थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।